जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। हमारा ये जो संपादकीय विश्लेषण होता है, इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है अब से। इसके तहत जो संपादकीय में हमारे आंकड़े दिए हुए हैं, सरकारी योजनाओं के नाम दिए हुए हैं, या मान लीजिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसके अलावा भी अगर हमें किसी और बाहर जगह से भी पता चलता है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो उस संपादकीय में शामिल नहीं किए गए हैं, उनको भी अब से शामिल किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें बाहर से मिल सकती हैं उसे भी शामिल किया जाएगा, ताकि एक आप लोगों का एक ही जगह पर एक मटेरियल जैसा भी तैयार होता चले अभी से। चाहे आप आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे भविष्य में आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे प्रीलिम्स के लिए हम क्यों ना पढ़ रहे हो, तो हमें दोनों तरफ से मदद मिलती चले। इस तरीके से भी हम चीज़ों को शामिल करते हुए अपने संपादकीय विश्लेषण में शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो संपादकीय है वो किसानों के ऊपर लिखा हुआ है कि किसानों की जो बदहाल स्थिति है उस पर क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्या कारण है, सरकार को अपनी योजनाओं में क्या बदलाव लाना चाहिए, अपनी नीतियों में क्या बदलाव लाना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। अब संपादकीय में बहुत सारे पॉइंट तो लिखे गए हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन के तौर पे, उपाय के तौर पे बहुत कम बातें कही गई हैं। थोड़ी सी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने वाली बात ज़्यादा है, थोड़ा सा सरकार के रुख पे उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है। काफ़ी सारे पॉइंट सही लिखे गए हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से खुलकर आप सरकार की नीतियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। एक बैलेंस बना के हमें चलना ज़रूरी होता है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना विश्लेषण शुरू करेंगे। तो देखिए, शुरुआत इस तरह से की गई है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, लेकिन हमें पता है कि अब 2024 चल रहा है और 2023 जो है, 2022 वो बीत चुका है 2 साल पहले, और किसानों की आय अभी तक दोगुनी नहीं हो पाई है। दूसरी चिंता की बात इन्होंने कही कि किसानों की जो औसत आय है वो इतनी कम है कि उनका भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों चिंताओं के साथ मुख्य बिंदु के तौर पर विश्लेषण की शुरुआत की गई है संपादकीय में। अब यहाँ पर जो आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस आंकड़े को थोड़ा सा मैंने बाहर से लिया है, अलग से सर्च करके आप लोगों के लिए। देखिए, एक अपने देश में होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अब ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, एनएसएसओ, इनका आखिरी बार जो किसानों की औसत आय को लेकर एक आपका सर्वे हुआ था, वो सर्वे का हमें ईयर जो कंप्लीट किया गया था, जो ईयर का सर्वे हुआ था, वो 2018 से 19 तक को ध्यान में रखा गया था, और 2021 में इस सर्वे का रिजल्ट आया था। तो इसके तहत बोला गया था कि जो औसत कृषि आय है, जो एवरेज एग्रीकल्चरल इनकम है महीने का, वो लगभग 10,218 रुपये था किसानों का। तो अगर आप कभी भी आंकड़ों को पेश करना चाहें तो फिलहाल आप इसी आंकड़े को पेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो नवीनतम आंकड़े हैं वो अभी जारी नहीं हुए हैं, सर्वे अभी नहीं हुआ है। 5 साल हो चुके हैं लगभग इस सर्वे को हुए, तो आप इस आंकड़े को देकर एक लगभग आइडिया दे सकते हैं। अब देखिए, ये जो 10,218 जो ये आप देख रहे हैं महीने का, जो आम तौर पे जो आमदनी है, किसानों की आय है, ये थोड़ा सा एवरेज है। जब आप पंजाब हरियाणा साइड में जाते हैं तो ये 26,000 28,000 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन जब अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों की तरफ आते हैं तो ये 6 से 7,000 8,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। 8,000 9,000 इसके बीच में कहीं देखने को मिलता है। तो किसानों की जो आमदनी है और पर मंथ जो उनकी आय है, वो कुछ बहुत बेहतर स्थिति में वो नहीं है। इसी की बात को उन्होंने लिखा है। आगे बोला गया है कि बड़ी विडंबना की बात है कि भारत में जो अन्नदाता हैं उनकी आमदनी सरकारी विभाग के एक मामूली कर्मचारी से भी कम है। किसानों की बदहाली का जो एक कारण है वो ये भी है कि देश के विकास की मुख्य धारा का उन्हें मानक नहीं समझा गया। सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण का क्षेत्र है, इन सेक्टरों को अपने देश में तरक्की की बात हो, खुशहाली की बात हो, भारत को विकसित बनाने की बात हो, इन क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। चाहे वो सरकार की योजनाओं की बात हो, चाहे वो रणनीति की बात हो, चाहे राजनीतिक मुद्दे या बहस के मुद्दे हों। लेकिन जो किसानों की बात जहाँ तक है, तो उनको मुख्य धारा का अभी भी मानक नहीं समझा जा रहा है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 2/3 लोग अभी भी किसानी से ही जुड़े हुए हैं। उनकी आमदनी कहीं ना कहीं किसानी या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी संबद्ध आपके क्षेत्र हैं, जैसे कि फिशरी है, मछली पालन है,
और किसान और आपका बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, इस तरीके के जो भी आपके क्षेत्र हैं, वहाँ पर 2/3 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा तबका किसानी से जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। अब हम किसानों के प्रमुख समस्याओं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक तो ये है कि जो उनके एग्रीकल्चरल इनपुट हैं, मतलब उनकी खेती के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो भी उपकरण हैं, जो भी सामान उनको खेती के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि बीज की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, कीटनाशक की ज़रूरत है, इन सभी के नाम पर सरकार की तरफ से छिटपुट सब्सिडी तो चलिए मिल जाती है, या फिर एग्रीकल्चरल लोन के नाम पे उनको कुछ पैसे हाथ में दे दिए जाते हैं कृषि ऋण के नाम पर। इसके अलावा आप कोई बहुत विशेष सुविधा उपलब्ध होता हुआ इन लोगों को नहीं देखेंगे, और यहीं से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर इन्हें कृषि ऋण दे दिया जाता है और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। घर चलान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कर्ज देना तो बहुत दूर की बात है। अब निराशा का भाव जब अपनी सीमा पार कर जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमारे किसान दुर्भाग्यवश आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। और जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि सबसे अधिक किसानों की आत्महत्या के जो केस हैं वो आपको महाराष्ट्र साइड और कर्नाटक, इन सब जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फसल का ख़राब होना, ऋण का न चुका पाना, ऋण बढ़ते चला जाना, ये सब एक प्रमुख कारण बन जाता है उनकी आत्महत्या करने का। उसके बाद हम अगली समस्या की तरफ अगर रुख करें तो हमें पता चलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर उत्पादन हो जाता है तो भी बड़ी आफत हो जाती है किसान लोगों को। देखिए, जब डिमांड और सप्लाई जो एक बैलेंस बना होता है कि हमें कितनी आवश्यकता है और हम कितनी आपूर्ति कर रहे हैं, इसके बीच का बैलेंस बनाना सबसे बड़ी बात होती है, कठिन बात होती है। अब अगर किसी भी कृषि उत्पादन का, मान लीजिए किसी साल उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, मतलब धान हो, या फिर मान लीजिए कोई सब्जी हो जैसे प्याज हो, आलू हो, अगर इनके उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है, मांग जितनी है अपने देश में उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसका नुकसान सीधे सीधे इन फसलों के दाम पर पड़ता है। तो इनके दाम इतने नीचे हो जाते हैं मंडी में, इतने कम दामों पे इन फसलों को बेचना पड़ता है किसान भाइयों को, कि वो अपनी लागत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उनको अपने फसलों को कभी कभी गुस्से में बर्बाद करना पड़ता है, या फिर उनकी जो आमदनी होती है वो लागत नहीं पूरी कर पाती है, तो फिर वो जो एक ऋण का चक्र है वो उसमें फंसे रहते हैं, या फिर वो अपने घर ठीक तरीके से नहीं चला पाते हैं, अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते हैं। क्योंकि यही बात यहाँ पर कही गई है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर उत्पादन होता भी है तो फसल का उचित मूल्य किसान लोगों को नहीं मिल पाता है, और किसानों को मजबूरन औने पौने दामों पर अपनी फसलों को बेचना पड़ता है। देखिए, ये एक और आंकड़ा है जो एक जगह से सर्च करके आप लोगों के लिए लाया गया है। ये आंकड़ा बोलता है कि भारत के, अगर आप सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र को देखेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स जो हैं उससे जुड़े हुए सेक्टर से अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कृषि और उससे संबद्ध जो क्षेत्र है उनका योगदान करीब 18.5% या 18% के आसपास है भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में। और भारत की लगभग 2/3 आबादी, और एक्यूरेट आप बात करें तो लगभग 65% लोग इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की एक धुरी है, जिनका विकास राष्ट्रीय संपदा यानी कि नेशनल प्रॉस्पेरिटी का आधार है। ये हमें समझना पड़ेगा, अपने नीतियों में इस बात को शामिल करना पड़ेगा, गांठ बांध के याद रखना पड़ेगा कि अपने अर्थव्यवस्था की धुरी सिर्फ सेवा क्षेत्र नहीं है, बल्कि अपने ये जो किसान क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र है, जो किसान भाई जहाँ पर हमारे जुड़े हुए हैं, वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण धुरी है, और अपनी राष्ट्रीय संपन्नता के लिए हमें इस क्षेत्र का विकास करना अति आवश्यक है। अब देखिए, ये भी सारी योजनाओं को एक जगह आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है। आप लोग इस पे 3-4 लाइन, 5 लाइन, जो भी इम्पोर्टेंट आपको आंकड़ा लगता है आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट को। ये सारे वो किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। कृषि पर हम एक अलग वीडियो पे जब डिस्कस करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, तब बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाएगा। तब तक आप इन योजनाओं को देखिए, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जिसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बोलते हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नैम एग्री जो आपका इंटरनेट के थ्रू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की हम बात करते हैं, बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन योजना यानी कि प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन योजना जो इस तरीके का होता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। इन सारे स्कीम्स को आप लोग देख लीजिएगा। इनके बारे में 3-4 लाइन 5 लाइन भी अगर इंपॉर्टेंट आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ये सारे स्कीम्स जो अब तक चलाए जा रहे हैं उनको एक जगह मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, एक विडंबना की बात की गई कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में तो किसानों को पता ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है अच्छे लक्ष्य के साथ, अच्छी सोच के साथ सरकारों ने किसानों के प्रति किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं को मतलब लागू करने की कोशिश की, लाने की कोशिश की। लेकिन अगर हमारे किसानों तक ये बात पहुंचती ही नहीं, अगर उन्हें पता ही नहीं चल पाए कि कौन कौन से ऐसी योजनाएं हैं जो उनके लिए लाभकारी होगा, तो कहीं ना कहीं आपका ये स्कीम को लाना सार्थक साबित नहीं होगा, व्यर्थ साबित होगा। क्योंकि जिनके लिए आप इस योजनाओं को, इस स्कीम को ला रहे हैं, उन्हीं को नहीं पता कि वो क्या है और उन्हीं के फ़ायदे के लिए लाया गया है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप उपाय के रूप में लिखें तो बोलिए कि किसानों को जागरूक करना किसी भी माध्यम से, चाहे आप अखबारों में आए दिन देखते हैं कि एडवर्टीज़मेंट कभी निकल जाता है कि किसानों के लिए राज्य की कौन सी योजनाएं लाभकारी हैं, केंद्र की कौन सी योजनाएं लाभकारी हैं। तो एक न्यूज़पेपर, एक अखबार एक माध्यम है उनको इस बारे में जागरूक करने के लिए। आप गांवों में बात रख सकते हैं, पैम्फलेट के माध्यम से बता सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, जो भी आपको एक अलग लगे आइडिया आप शेयर भी कर लीजिए। यूट्यूब के नीचे आप लिख भी सकते हैं कि आपको क्या आइडिया लगता है कि किसान लोगों को जागरूक करने के लिए बातें बतानी चाहिए। अब देखिए, आगे इन्होंने बताया है कि कृषि क्षेत्र न केवल हमारे आज के लिए ज़रूरी है बल्कि भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमें कैसे पता चलता है? एक आंकड़ा है द मिलेनियम प्रोजेक्ट का। द मिलेनियम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक जो भारत की आबादी है वो लगभग 1 अरब 57 करोड़ यानी कि 157 करोड़ हो जाएगी, जो कि फिलहाल अभी 140 करोड़ के आसपास है। ऐसे में सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना भी एक चुनौती होगी और यह चुनौती तभी पूरी हो पाएगी सफलतापूर्ण तरीके से जब हमारा कृषि क्षेत्र इस तरह से विकसित किया जा सके कि मौसम की मार झेलते हुए भी वह 157 करोड़ भारतीयों को का पेट भर सके, उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सके। तो भारत में किसानों की जो स्थिति है, मैं उसमें सुधार के लिए क्या क्या उपाय हैं, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए अलग से यहाँ पे शामिल किया गया है। आइए इन पॉइंट्स को थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि सिंचाई की सुविधाएं मुहैया कराना। तो जहाँ पर भी सिंचाई की सुविधाएं अभी नहीं मौजूद हैं और आप उनको मौजूद कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो वो सिंचाई की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाए। ऐसा इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फ़ायदा ये होगा कि जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मानसून के पैटर्न पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। बारिश जो है वो बहुत तरीके से अब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आप आकलन नहीं कर पा रहे हैं सटीक तरीके से कि कितनी बारिश किस क्षेत्र में होगी। तो इसका फ़ायदा सिंचाई से कैसे मिलेगा कि जब भी पानी आपके पास मौजूद होगा, आप बारिश के पानी पे पूरी तरह से निर्भर हुए बिना खेती की सिंचाई कर सकते हैं। आगे, कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए नया कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे कि आप बागवानी में किसी को शामिल करिए, सिखाइए, और मछली पालन में किसी को कौशल प्रदान कीजिए। इस तरीके के और भी जो भी स्कीम हैं वो उनको आप अच्छे तरीके से क्रियान्वित करिए, लागू करिए। जैविक खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जिससे टिकाऊ और सतत खेती के तरीके अपनाए जा सकें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को पुनर्जीवित और बेहतर बनाने की और विकसित करने की ज़रूरत है। कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को विकसित करने की ज़रूरत है, ताकि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देते भी हैं तो जब भी कोई खेती का आपका प्रोडक्ट है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या कृषि उत्पादन है, उस उत्पादन का, चाहे वो फल सब्जी कोई भी रूप में हो,
उस उत्पादन को अगर आप चाहते हैं कि उसका भंडारण कर किया जा सके, उनका स्टोरेज किया जा सके, जिससे कि वो काफ़ी दिनों तक स्टोर होने के बाद भी, उसका भंडारण होने के बाद भी वह सब्जी, फल, फूल, अनाज खराब ना हो पाए, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। फिर वहाँ से आप चाहें तो उसका निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने ही देश में प्रयोग के लिए उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। जलवायु प्रतिरोधी कृषि का विकास बहुत ज़रूरी है, यानी कि क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है हमें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उस हिसाब से ऐसे बीज हमें बनाने हैं, ऐसे बीज से खेती करनी है जो कि आपके गर्मी में भी सह सकें, सूखे में भी वह पूरी तरह से फसल उगाने का काम कर सकें। अगर पानी थोड़ी कम मिलती है तो हमारी फसल खराब ना हो, इस तरीके की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। लघु और सीमांत किसानों को संस्थागत कृषि ऋण उपलब्ध कराना भी एक लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, आज भी जो लघु, छोटे और सीमांत किसान हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ये जो भी ऋण लेते हैं वो साहूकारों से लेते हैं, और साहूकारों से लेने की वजह से इन पे कर्ज का बोझ काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको जो ब्याज दर देना पड़ता है किसान भाइयों को, साहूकारों को, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। संस्थागत अगर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आप लेते हैं, बैंक हो गए या कोई भी बैंक की तरह कोई संस्थान है, अगर आप वहाँ से कर्ज लेते हैं तो आपको उतना ही उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, जो कि आरबीआई या किसी और मानक संस्थान द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो देखिए, कुल मिला के बात यह है कि किसानों के लिए सरकार बिल्कुल सही तरीके से सोच से योजनाएं लाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से और बेहतर ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। किसान लोगों को अर्थव्यवस्था की एक धुरी मानकर सेवा क्षेत्र की तरह ही उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है वो संस्थागत तरीके से उपलब्ध कराई जा सके, और कोऑपरेटिव जो हैं, कोऑपरेटिव के माध्यम से भी इनको ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बात कर सकते हैं। कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे आइडिया आ सकते हैं, तो हमें इन सभी का आकलन करते हुए, इन सभी चीज़ों को समावेश करते हुए, सही कदमों को समावेश करते हुए, किसानों के हित के लिए हमें योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हमारा भारत विकसित होने के साथ साथ बढ़ती आबादी के लिए भी कृषि क्षेत्र से इतना ज़्यादा और भरपूर मात्रा में उत्पादन हो पाए, ताकि लोगों का पेट भी भर सके। तो ये हमारी एनालिसिस आज की पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।